हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। बच्चों, अगर हम बात करें तो हम यहां पर वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज कर रहे हैं, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं और जिसके अंतर्गत जो हमारा कॉन्टिनेंट है वो है दोस्तों यूरोप कॉन्टिनेंट को हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी हम लोग यूरोप कॉन्टिनेंट का अध्ययन कर रहे हैं इस समय। किसमें? ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत। ठीक है, यानी यूरोप महाद्वीप। ठीक है मेरे बच्चों, हम लोग ने यूरोप महाद्वीप स्टार्ट कर दिया था और हम लोग काफी कुछ इसमें कर चुके हैं। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बताऊं, इसकी ऑलरेडी 5 क्लास हो चुकी हैं, आज इसकी 6ठी क्लास है और इसमें मैंने बहुत कुछ चीजें पीछे पढ़ा दी हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो लास्ट क्लास में हम लोग, जैसे कि आपको बताएं तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे कि हम लोग जो यूरोप है, यूरोप में जो साउथ के जितने भी देश हैं, जैसे हम ग्रीस है, मैसेडोनिया है, अल्बानिया है और कह सकते हैं दोस्तों रोमानिया है, ठीक है, फिर इसी तरीके बुल्गारिया है, ठीक है, इस तरीके से जो कंट्री थे छोटे छोटे, इनको हम लोग दोस्तों कर रहे थे कल क्लास में और हमने लगभग यूरोप कॉन्टिनेंट को कवर कर लिया था। अब हमारे कुछ छोटे छोटे देश और यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड, जिसमें इंग्लैंड शामिल है, यूनाइटेड किंगडम को हमको पढ़ना है। ठीक है, तो कुछ छोटे छोटे देश हैं जिनको अब हम लोग देखेंगे और दूसरी चीजें यूनाइटेड किंगडम करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम आपको यूनाइटेड किंगडम की ओर ही ले चलते हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, जो भी बच्चे नए हैं आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको क्लास में बैठना है, आराम से कॉपी ले लेना है, पेन ले लेना और जो चीजें मैं लिखाते चलता हूं आपको लिखते चलना है। ठीक है, आपका नोट्स बन जाएगा और मैं आपसे ये जरूर उम्मीद करूंगा कि आप पीछे की क्लास जरूर देखेंगे, क्योंकि आपकी ऑलरेडी 5 क्लासेस छूट चुकी हैं। तो आप आज से ही शुरू करेंगे तो फिर आपका पीछा छूटा रहेगा, आपका मतलब अधूरा रहेगा। तो आप पूरा करने के लिए दोस्तों पीछे क्लास जल्दी जल्दी देख लीजिएगा। ठीक है, स्पीड में देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी जो प्लेलिस्ट है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से ले लीजिएगा। और मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूँ, इससे पहले ऑलरेडी हम लोग 3 कॉन्टिनेंट और कर चुके हैं। कौन कौन से? तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये 3 कॉन्टिनेंट ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। ये चौथा कॉन्टिनेंट चल रहा है यूरोप किसमें? वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो आपको वो भी उसकी प्लेलिस्ट भी दोस्तों उसमें मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में उसकी भी वीडियो सारी मिल जाएगी, तो आप वो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत डिटेल से और बहुत चीजें एकदम क्रम वाइज मैंने चीजें कराई हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को आज की। ठीक है, तो हम देखो बच्चे, हम लोग करेंगे आज जो कुछ छोटे छोटे देश रह गए यूरोप में और एक बड़ा समूह रह गया, इसको यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, उसको हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यूनाइटेड किंगडम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूनाइटेड किंगडम जो है कई 3-4 देशों का समूह है। यूनाइटेड किंगडम कोई एक देश नहीं है दोस्तों, उसके अंदर कई देश हैं, उनको मिलाकर दोस्तों यूनाइटेड किंगडम बोला। यूनाइट मतलब संयुक्त, किंगडम मतलब दोस्तों साम्राज्य कह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से, क्योंकि वहां पर जो यूनाइटेड किंगडम जिसको मानते, किंगडम मतलब दोस्तों क्या होता है? साम्राज्य बोलते, राज्य बोलती, साम्राज्य, और यूनाइटेड मतलब संयुक्त, यानी क्या है? जिस पर दोस्तों जिन देशों पर अभी भी महारानी, जो कह सकते हैं जो वहां की ब्रिटेन के जो राजा हैं, उनका अभी भी प्रभुत्व है उनके ऊपर, मतलब उनकी, ठीक है, उनका अभी भी वो उनकी अधीनता के अंदर हैं ये 4 देश, जो भी हम यूनाइटेड किंगडम के अंदर अभी आपको पढ़ाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, इसलिए उनको यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। चलिए हम लिखाते हैं, फिर आपको समझाएंगे हम और अच्छे से। तो हम लोग दोस्तों आज पढ़ने जा रहे हैं यूनाइटेड किंगडम के बारे में। ये है कहां पर, मैं अभी आपको बता दूंगा। ठीक है, और ये दोस्तों यूनाइटेड किंगडम ऐसा ही लिखा जाता है, हिंदी भी इसकी ऐसी ही रहती। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, ऐसे ही। ठीक है, और यूनाइटेड किंगडम, ठीक इस तरीके से है। सबसे पहले हम जानते हैं यूनाइटेड किंगडम की संयुक्त राजधानी क्या है इसकी, मतलब जितने भी देश में शामिल है उनकी संयुक्त राजधानी क्या है? तो दोस्तों वो है लंदन। क्या है? लंदन। ठीक है, लंदन, ठीक है, लंदन। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। तो हम बात करेंगे, पहला देखेंगे अगर कौन सा है तो दोस्तों सबसे पहले इसमें है दोस्तों स्कॉटलैंड। ठीक है, हिंदी में कैसे लिखेंगे? ऐसे, आप नाम भी सुने होंगे स्कॉटलैंड। ठीक है, स्कॉटलैंड। ठीक है, ठीक, फिर दूसरा इसमें जो शामिल है जो कंट्री, वो है दोस्तों वेल्स। ये आइलैंड भी है छोटा सा एक, वेल्स है। ठीक,
इसके बाद तीसरा जो इसमें शामिल है दोस्तों, इसका नाम है इंग्लैंड, जो हम लोग आज इंग्लैंड कहते हैं ना, वो इंग्लैंड देश है दोस्तों, कोई एक है ना, ठीक है, उसके ये यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत आता है। चौथा है इसमें दोस्तों नॉर्थ आयरलैंड, यानी उत्तरी आयरलैंड। नॉर्थ आयरलैंड एक टीम है दोस्तों, आपने देखा होगा, ठीक है, आयरलैंड बहुत छक्के मारते दोस्तों इस प्लेयर में, बहुत फैन हूं मैं इसके प्लेयरों का, ठीक है। तो वेल्स है, आयरलैंड है, इंग्लैंड है, ठीक है। ये जो चारों मिलाकर, इन चारों को मिलाकर, ठीक है, इन चारों को मिलाकर दोस्तों क्या कहा जाता है, इन चारों को मिलाकर दोस्तों कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम। तो दोस्तों मैं एक चीज और बता दूं आपको, जैसे ये जो स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड एक देश है, तो इसकी कोई कैपिटल होगी, तो इसकी दोस्तों कैपिटल आपको याद रखना, ये एडिनबर्ग है, इसकी एडिनबर्ग है ना, ठीक है, एडिनबर्ग दोस्तों इसकी कैपिटल है। क्या है दोस्तों? एडिनबर्ग, ठीक, एडिनबर्ग दोस्तों इसकी कैपिटल है, ठीक। इसके बाद इंग्लैंड की कैपिटल आप जानते हैं दोस्तों लंदन है, ठीक। बस इसके अलावा आपको इसके अलावा इनकी नहीं याद रखनी और किसी की, वेल्स की, ना तो नॉर्थ आयरलैंड की, ठीक है। इसके अलावा इनकी कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये छोटे छोटे आइलैंड है, इनकी जरूरत नहीं, बस आपकी दो की याद रखना है, स्कॉटलैंड की दोस्तों एडिनबर्ग और इंग्लैंड की लंदन। बाकी इन यूनाइटेड किंगडम की जो संयुक्त राजधानी, ठीक है, वो क्या है दोस्तों, क्या है दोस्तों? लंदन। देखो अब यहाँ पे ये समझ लेना है, मैं आपको ऐसे करके आप लिख लीजिए, इनमें ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना के ऐसो, ठीक है, इस तरीके से एरो बना लीजिए, इस तरीके से, या आप इस तरीके से छोड़िए, आप इस तरीके से कर लीजिए, इनको ऐसे कर लीजिए, ऐसे करके मान लीजिए ये चारों, और इसके आगे लिख दीजिए यूके, ठीक है। तो आपको समझ में रहेगा कि ये चारों यूके के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इन चारों को मिलाकर दोस्तों क्या बोला जाता है? यूनाइटेड किंगडम। और इंग्लैंड एक अलग देश है, स्कॉटलैंड एक अलग देश है, नॉर्थ आयरलैंड एक अलग देश है, वेल्स एक अलग आइलैंड है, ठीक है। लेकिन जब इन चारों को हम मिला देते हैं, तब उसको हम बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। बात समझ में आ गई? तो आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन कौन यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत शामिल हैं? तो कौन शामिल है? तो आपको याद रखना है, स्कॉटलैंड है, वेल्स है, इंग्लैंड है, नॉर्थ आयरलैंड है, ठीक है, नॉर्थ आयरलैंड है। और एक आपको अभी मैं दिखाऊंगा आपको रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, वो इसमें शामिल नहीं है, जो सिर्फ आयरलैंड है वो इसमें शामिल नहीं, ठीक है। तो अभी पहले इतनी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि यूनाइटेड किंगडम कई 3-4 देशों का समूह है, ठीक है, जिसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड, नॉर्थ आयरलैंड। इन चारों को मिला देते हैं तब हम क्या बोलते हैं? उसको यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, ठीक है। और यूनाइटेड किंगडम की संयुक्त राजधानी क्या है दोस्तों? वो है दोस्तों लंदन। क्यों? क्योंकि देखो अब यूनाइटेड किंगडम के जो लोग हैं, जो प्रतिनिधि है, ये जो लोग हैं, उनको अगर मान लो कहीं मिलना है तो एक अब इनकी कॉमन राजधानी होनी चाहिए, तो इन्होंने लंदन को एक कॉमन राजधानी बनाया, क्योंकि लंदन दोस्तों क्या है, इंग्लैंड क्या है दोस्तों, एक बड़ा देश है, ठीक है। और जिसने कहा जाता था पहले की जो यूनाइटेड इंग्लैंड है, जो ब्रिटिश लोग हैं, उनका कभी सूर्य जो होता है कभी अस्त नहीं होता, क्योंकि उनका साम्राज्य इतना बड़ा था, पूरे विश्व में उनका साम्राज्य फैला हुआ था, ठीक है। तो इस वजह से, इस प्रतिष्ठा की वजह से इंग्लैंड की जो राजधानी, उसी को यूनाइटेड किंगडम की राजधानी बनाई गई है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है, इस चीज को यूज, है ना, रिमेंबर, आपको याद रखना है इस चीज को। तो ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपने इतनी चीजें समझ गया कि हम यूनाइटेड किंगडम के अंदर क्या रखते हैं। देखो यूनाइटेड किंगडम है कहां पर? आप जब यूरोप, जैसे कि मैं आपको बनाऊं, जैसे छोटा सा मैं आपको यूरोप बना देता हूं ऐसे करके, ऐसे मान लीजिए ये यूरोप है, ठीक है। आप इधर देखेंगे तो आपको यहां पर यूनाइटेड किंगडम अलग से मिलेगा, ठीक है। यहां पर आपको एक छोटी सी, आपको यहां पर लिखा हुआ मिलेगा इंग्लिश चैनल, ठीक है। आप मैप में जब देखेंगे तो यहाँ पर आपको इंग्लिश चैनल लिखेगा, और यहाँ पर एक जलसंधि मिलेगी, डोवर की जलसंधि, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी जो ऐसी जलसंधि जो इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है, या पूछती है कि यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करती है। तो दोस्तों ये डोवर की जो जलसंधि है ना दोस्तों, यही है दोस्तों इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है। ये मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ, जलसंधि जब पढ़ाऊंगा, बट अभी ये समझ लीजिए। तो अभी है कहां पर ये देखें तो आप दोस्तों इधर देखेंगे, पूरा यूरोप है, अटलांटिक ओशियन में देखेंगे दोस्तों, नॉर्थ में इधर आपको दिख जाएगा ये, ठीक है। तो ये आपको इस तरीके से दिखेंगे, ठीक, क्लियर है? आपको सारी चीजें दिखनी चाहिए, आपको क्लियर रहने चाहिए, बहुत स्पष्ट शब्दों में पता होना चाहिए कि क्या होता है यूनाइटेड किंगडम का मतलब क्या। समझ गए होंगे कि यूनाइटेड किंगडम मतलब कोई एक देश नहीं, इसमें 4 देशों का समूह है। कौन कौन से? स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड और नॉर्थ आयरलैंड। इन चारों को मिला देते हैं तब हम उसको यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं। और मैंने बताया स्कॉटलैंड की कैपिटल क्या है? एडिनबर्ग है। और दोस्तों लंदन की है ना, इंग्लैंड की लंदन, ठीक है। और इसकी संयुक्त, यूनाइटेड किंगडम की संयुक्त राजधानी क्या है दोस्तों? लंदन है। इसको याद रखना है, इंग्लैंड की पूछे तो भी लंदन है, और यूनाइटेड किंगडम की पूछे तो भी लंदन है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है बस खाली, ठीक। तो ये आप दोस्तों यूनाइटेड किंगडम के मतलब समझ गए, ठीक है।
ठीक, तो चलिए ये रह गया था दोस्तों कल, ये हमने कर लिया। अब देखो इसके कुछ छोटे छोटे कंट्री है यूरोप में दोस्तों, कुछ ऐसे देश हैं दोस्तों जो छुपे देश हैं, जो आज तक जो आप लोग छोटे छोटे मतलब जिन्होंने आज पहली बार कभी सुना होगा, जैसे वेटिकन है, आप हमेशा उसका नाम वेटिकन सिटी नाम सुनते होगा ना, ठीक है, आप हमेशा उसको वेटिकन सिटी सुनते होगा। तो दोस्तों वेटिकन सिटी जो है इटली में है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो शहर है, बहुत सारे लोग सोचते हैं जो वेटिकन सिटी है वो एक शहर है। दोस्तों वो एक शहर नहीं है, वो एक स्वतंत्र राज्य है, और वो ऐसा राज्य है दोस्तों ना, सॉरी स्वतंत्र देश है, एक स्वतंत्र देश है। और दोस्तों वो पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर यानी पूरे जितने भी देश हैं उसमें सबसे छोटा देश है वो, मात्र वो 44 हेक्टेयर में दोस्तों फैला हुआ है। तो आपको ये भी याद रखना कि जो वेटिकन सिटी है वो एक शहर नहीं है दोस्तों, वो एक देश है, वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। जैसे आज हमारा इंडिया है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, इस तरीके से वेटिकन भी दोस्तों क्या है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, यानी स्वतंत्र कंट्री है। दूसरी चीज याद रखना है कि वो है कहां पर दोस्तों, वो इटली के अंदर आपको मिलेगा, इटली के मध्य में मिलेगा। कहां पर आप इटली देखेंगे, देखिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ इटली, अभी मैं लिखा नहीं रहा हूँ, खाली दिखाता हूँ थोड़ा सा। जैसे इटली है, ये इटली आपको इस तरीके से बूट के आकार में मिलेगी, ठीक है, और आपको यहाँ पर रोम मिलेगा, ठीक है, रोम मिलेगा, और रोम के जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको वेटिकन सिटी मिल जाएगी, ठीक है, रोम के जस्ट ऊपर आप देखेंगे तो आपको वेटिकन सिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो आप अब हेडिंग डालेंगे दोस्तों वेटिकन। वेटिकन दोस्तों एक कंट्री है, याद रखिएगा ये हमेशा, और इसकी जो कैपिटल है, इसकी जो कैपिटल है उसका नाम है कैपिटल सिटी, वेटिकन सिटी, ठीक है। वेटिकन कैसे लिखा होगा हिंदी में, हिंदी में ऐसे लिखा होगा, ठीक है मेरे बच्चों, हिंदी में ऐसे लिखा होगा। और वेटिकन की कैपिटल क्या है, इसका नाम पे ही है दोस्तों वेटिकन सिटी, ठीक है, वेटिकन सिटी इसकी कैपिटल है। वेटिकन एक कंट्री है और इसकी कैपिटल जो है वो वेटिकन सिटी है, ठीक है। वेटिकन एक कंट्री है और दोस्तों इसकी कैपिटल जो है वो वेटिकन सिटी। और वेटिकन है कहाँ पर, तो इसको लिख सकते हैं, यह इटली के मध्य स्थित है, यह इटली के मध्य स्थित है, मध्य यानी अंदर, मध्य स्थित है, ठीक है, स्थित है। और इंपॉर्टेंट क्या चीज है इसमें, तो ये लिखिएगा, यह विश्व का सबसे छोटा स्वतंत्र देश है, लिखिएगा, यह विश्व का सबसे छोटा स्वतंत्र देश है। मतलब छोटा मतलब किसमें, एरिया वाइज, ये लिख लीजिएगा, एरिया वाइज, ठीक है, एरिया वाइज, ठीक है, एरिया वाइज मतलब क्षेत्रफल के आधार पर। यह विश्व का सबसे छोटा स्वतंत्र देश है, ठीक है, ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है दोस्त, ठीक है। वेटिकन, आज मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि वेटिकन सिटी सुनते सुनते उनको दिमाग में ये चलने लगा कि वेटिकन एक इटली की जो है एक शहर है इटली। तो दोस्तों वो शहर नहीं है इटली का, वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, इटली के अंदर मध्य में स्थित है, ठीक है। और वो दोस्तों विश्व का सबसे, मैंने बताया 44 हेक्टेयर में फैला हुआ, मात्र 44, ये लिखना नहीं है, 44 हेक्टेयर में फैला, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं ऐसे, ब्रैकेट में आप कर लीजिए 44 हेक्टेयर, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, ऐसे ब्रैकेट में 44 हेक्टेयर डाल लीजिए तो आपको याद रहेगा हमेशा, ठीक है, 44 हेक्टेयर में फैला हुआ है, ठीक है, ये याद रखना है। तो वेटिकन सिटी की लोकेशन जान गए। और इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, ये विश्व का सबसे छोटा स्वतंत्र देश है, ठीक है, किसके हिसाब से, एरिया वाइज के हिसाब से, और ये इटली के मध्य स्थित है। इतनी चीजें क्लियर है आपको। आप एटलस अगर आपके पास नहीं है तो आप इधर देख सकते हैं, और आपके पास एटलस है अगर, तो आप अपने एटलस में देखेंगे इटली भूमध्य सागर में लटका हुआ एक देश दिखाई पड़ेगा, ठीक है, वहीं पर आपको मिलेगा वो, ठीक है। उस जब, और इटली में जब आप वेस्ट की तरफ देखेंगे, जहां पर किधर, मेडिटेरियन सी की तरफ, तो आपको रोम दिखेगा, रोम के जस्ट ऊपर आपको, आप लोकेशन देखेंगे, मैंने बना दिया इसलिए आपको दिख जाएगा, ठीक है। एक और कंट्री मैं यहीं पे इटली में ही दिखा देता हूं, उसको लिखना नहीं है, बस तो याद रखना है। एक कंट्री मिलेगी सैन मारिनो, आप देखेंगे सैन मारिनो, और सैन मारिनो आपको कहां मिलेगा, तो इटली के वेस्ट ईस्ट में मिलेगा, यानी इधर मिलेगा। आप इधर देखेंगे आपको यहां पर सैन मारिनो एक कंट्री मिलेगी, इटली के ऊपर कहीं पे देखेंगे आपको सैन मारिनो आपको ऊपर दिखेगी, उधर ही साइड में, ठीक है। उसकी कैपिटल भी सैन मारिनो, और वो भी इटली के ही मध्य स्थित है, लेकिन उसको लिखना नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, वेटिकन इंपॉर्टेंट था, ठीक है। मैं दिखा दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे, कभी आपको पूछे जाए तो आप लिख सकते हैं, या तो सैन मारिनो है ना, और कैपिटल भी सैन मारिनो है, और क्या है दोस्तों, क्या है दोस्तों, ये भी क्या है, ये भी इटली के मध्य स्थित है। तो इटली के मध्य हमने दो देश पढ़ लिए, वेटिकन और दोस्तों सैन मारिनो, ठीक है। तो सैन मारिनो इंपॉर्टेंट हो गया, वो भी आपके लिए दोस्तों, उसको भी याद रखेंगे, ठीक। चलिए ठीक, दिख गया, इतनी बात हो गई, तो फटाफट लिखते चलेंगे। चलिए अब मिटा लूं मैं इसको,
समझ में आ गया। चलिए अब आगे हम बात करेंगे। और देखो अभी हम छोटी छोटी कंट्री देख लेते हैं, जितने भी छोटे छोटे कंट्री रह गए जो ना, उन सबको कर लेते हैं एक जगह पर। नहीं तो क्या होता है ना, कभी कभी ये छोटे छोटे पूछ लेते हैं और फिर हमें याद नहीं रहते कहाँ पर है ये। चलिए आगे हम बात करेंगे दोस्तों वेटिकन सिटी के बाद आगे हम बात करेंगे एक कंट्री और है लिechtenstein में। दोस्तों इसकी स्पेलिंग मुझे याद नहीं, मुझे देखना पड़ेगा बस एक सेकंड। ठीक है, ये कंट्री है, हाँ एक सेकंड। चलिए हाँ मैं लिख दे रहा हूँ, आप भी लिख लीजिएगा LIECH। ठीक है, बहुत बड़ी है ना, TEN, ठीक है, STEIN, ये है दोस्तों, ये कैपिटल कंट्री का नाम है। ठीक है, इसको हिंदी में क्या लिखना है अब उसकी कोई जरूरत नहीं, बस ये कभी भी लिख के आ जाए। लिechtenstein बोलता हूँ मैं इसको, लिechtenstein बोलता हूँ मैं इसको, मैं लिechtenstein नहीं बोलता, मैं लिechtenstein बोलता हूँ इसको। ठीक है, इसमें क्या है इंपॉर्टेंट दोस्तों, सबसे पहले तो इसकी कैपिटल जाननी है आपको। कैपिटल दोस्तों इसकी वदाऊ, कैपिटल इसकी दोस्तों क्या है, वदूज, वदूज है दोस्तों, वदूज। ये इंपॉर्टेंट क्यों है तो अभी समझ में आ जाएगा। और ये है कहाँ पर तो आपको ये मैं दिखाऊं, यह दोस्तों यह देश ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया कहाँ पढ़ा है मैंने, तो जर्मनी के जस्ट नीचे आपको पढ़ाया है। ऑस्ट्रिया एवं स्विट्जरलैंड के मध्य स्थित है। कहाँ पर, तो दोस्तों ये स्विट्जरलैंड के मध्य स्थित है। ऑस्ट्रिया एवं स्विट्जरलैंड के मध्य स्थित है। तो ये कंट्री दोस्तों ऑस्ट्रिया एवं स्विट्जरलैंड के मध्य स्थित है। और दूसरी चीज ये क्या है ना दोस्तों, ये डबल लैंडलॉक कंट्री है दोस्तों। यह, ठीक है, यह डबल लैंड लॉक कंट्री है। ठीक है, डबल लैंड लॉक कंट्री, ये याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा डबल लैंड लॉक कंट्री है, तो यही है दोस्तों डबल लैंड लॉक कंट्री। ठीक है, लिechtenstein, ठीक है, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के मध्य स्थित है। ठीक है, याद रखना है। जब आप, जैसे मैं आपको दिखाऊं, एक सेकंड, यहाँ पर दोस्तों डिजिटल बोर्ड नहीं तो बहुत कुछ आपको क्लियर होता है। एक सेकंड, चलिए देखिए, जैसे कि ये जर्मनी दोस्तों, ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है, यहाँ पे जर्मनी है। जर्मनी जस्ट नीचे आप जाएंगे तो आपको देखेगा यहाँ पे ऑस्ट्रिया, इधर देखो स्विट्जरलैंड, और बीच में दोस्तों क्या है, यहाँ पर दोस्तों आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा दोस्तों, है ना, लिechtenstein, बीच में दोनों के बॉर्डर पे। ठीक है, लिखा हुआ मिलेगा आपको, लिखा हुआ मिलेगा वहां पे दिखेगा नहीं वो आपको, सिर्फ लिखा हुआ मिलेगा, तो उसको याद रखिएगा। मैंने लिखा दिया है इसको, इंपॉर्टेंट है। लिechtenstein दोस्तों क्या है दोस्तों, वदूज इसकी कैपिटल है, और यह देश ऑस्ट्रिया एवं स्विट्जरलैंड के मध्य स्थित या डबल है। डबल लैंडलॉक कंट्री का मतलब क्या होता है, पहली बात तो दो छोटे छोटे देश ने घेरा है, फिर उसके बाद और देशों ने इसको घेर के रखा है, तो इसलिए उसको डबल लैंडलॉक कंट्री बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, डबल लैंडलॉक कंट्री बोलते हैं। ठीक, तो याद रखना है। ठीक है, ये यूरोप में एकमात्र डबल लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, ये भी याद रखिए। तो ये हो गया, लिechtenstein लिख लिया दोस्तों। देन इसके बाद दोस्तों एक और छोटा सा देश आपको दिखाता हूं मैं आपको। माल्टा का नाम आप सुने होंगे, एक मेरा एक दोस्त है दोस्तों, ठीक है, उसके भाई माल्टा में रहते हैं। ठीक है, माल्टा में रहते हैं, उसके भाई माल्टा में रहते हैं। ठीक है, मैं पहले नहीं जानता था, वो मुझे कभी कभी बताता था दोस्तों माल्टा में मेरे भाई रहते, तो मैं सोचता था ये होगा कोई यूरोप का अच्छा सा बड़ा एकदम खूब बड़ा सा लैंड होगा और क्या कहते हैं बढ़िया। मगर जब हम पढ़ाई की मैंने, ठीक है, तो हम जब पढ़ते रहे तो हमने एक दिन देखा, माल्टा सर हमको पढ़ा रहे थे, तो सर ने दिखाया, वो सर जी आपको मैं बता दूं, इतना सुई की नोक की तरह आपको दिखाई देगा यूरोप कंट्री, सॉरी जो मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी में दोस्तों आपको एकदम सुई की नोक की तरह दिखाई। वो हमको तो लगता है कि पता नहीं आइलैंड है भी कि नहीं है, वहाँ पे हवा बना के घर रहते हैं दोस्तों, एकदम छोटा सा आपको ऐसे बिंदी की तरह ऐसे दिखाई पड़ेगा बस खाली। वहाँ पे लिखा है दोस्तों माल्टा, तो इसलिए हम पहचान जाते हैं, अदरवाइज हमको पता ही नहीं चले कि माल्टा मेडिटेरियन सी लिख के आएगा, उसमें गूगल करेंगे मेडिटेरियन सी, बस हो गया काम। लेकिन उसमें अगर एटलस में आप देखेंगे तो ऐसे दिखाएगा थोड़ा सा, है कहाँ पर ये मैं आपको दिखा देता हूँ। कंट्री का नाम डालें दोस्तों पहले तो माल्टा, हाँ तो वो बहुत मतलब है ना, ठीक है, माल्टा। फिर हमको पता है ये फुद्दू सा देश है, हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जितना भी बड़ा देश नहीं है, हमारा अंडमान निकोबार का इतना बड़ा है, उसका आइलैंड देखेंगे तो समुद्र के अंदर बहुत बड़े बड़े दिखाई पड़ते हैं, तो एकदम फिद्दी से दिखाई देते हैं। अरे यार हम सोचते थे बहुत बड़ा देश है कोई, ठीक है, यूरोप में, और तो यूरोप में ही नहीं दोस्तों, अफ्रीका और यूरोप के मध्य में स्थित कोई एक ऐसा देश है, हमको तो वहाँ कमजोर है ना। चलिए माल्टा का हम दोस्तों क्या जानेंगे, माल्टा की दोस्तों कैपिटल क्या है,
अजीब अजीब कैप्टन नाम रहते हैं दोस्तों, इनकी याद ही नहीं होती। वल्लेलात वल, देखो ऐसे लिखा होगा इसमें, VALLETA ऐसे लिखा रहता है। अब आप ऐसे याद कर लीजिए, मुझे भी, ठीक है। वलेत्ता वलेत्ता वलेत्ता, ठीक है, ऐसे। माल्टा की दोस्तों मैंने उससे एक बार पूछा था दोस्तों, मैं जब पढ़ के गया यहाँ से, ठीक है, तो हम उससे बात होती थी, तो उसने मतलब हम लोग बात क्या मिलते हुए रहते हैं, बर्थडे वर्डे में आता रहता है। तो क्या होता कि उसने मतलब एक बार हम पूछे कि हमको जब पढ़ के लिए थे हम, तो हमने उससे पूछा कि तुम्हारे भाई माल्टा में रहते तो बताओ उसकी कैपिटल बताओ, तो माल्टा क्या है, क्या रहा है, सोच रहे हैं, यार याद नहीं है, अभी गूगल करने लगा। हमने कहा जाओ यार, इतने साल तुम्हारे भाई माल्टा में रह रहे, तुमको माल्टा कैपिटल नहीं पता, ठीक है। तो हमसे पूछे है कहाँ, अच्छा ये बता दो, तो कह रहा हो यूरोप में है कहीं पर, यूरोप। हमने कहा यूरोप में कहाँ पर, तो वही बता रहे, नहीं बता पाया। हमने कहा यार चलो ठीक है, हमने कहा हम फिर उसको बताया नहीं, माल्टा यहाँ पर है, मेडिटेरियन सी में, खुद दूसरा देश है, तो गुस्सा आ गया था वो ठीक है। तो चलिए माल्टा के समझ गए दोस्तों, ये है कहाँ पर, ये लिख लीजिए दोस्तों, ये भूमध्य सागर में स्थित है, पॉइंट डाल के लिख लीजिए, यह भूमध्य यानी मेडिटेरियन सी इंग्लिश में कहेंगे अगर तो, भूमध्य सागर में स्थित है। इसकी लोकेशन आपको दिखाता हूँ जरा सा, रुकिए कहाँ पर है ये, तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप ये इटली देख रहे होंगे यूरोप में, आप अपने एटलस में देखेंगे, आप इस तरीके से ये इटली देख रहे होंगे, ठीक है। इटली के यहाँ पे दोस्तों आपको सार्डिनिया एक दिख रहा होगा, एक आइलैंड दिख रहा होगा सार्डिनिया, ठीक है। सार्डिनिया के सॉरी सिसिली यहाँ पर आइलैंड दिख रहा होगा, सिसिली। और सिसिली आइलैंड के जस्ट यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर छोटा सा माल्टा लिखा हुआ दिख जाएगा, माल्टा बड़ा बड़ा लिखा हुआ दिखेगा, इसकी बस ये बिंदी तरह आपको आइलैंड दिखेगा, और इसमें आपको कैपिटल भी नाम लिखी होगी मिल जाएगी। तो मेडिटेरियन सी में दोस्तों है, ठीक है, माल्टा। तो ये भी याद रखना है। तो कैपिटल क्या है दोस्तों इसकी, माल्टा की, वलेत्ता, और यह भूमध्य सागर में स्थित देश है, ठीक है, स्थित है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, हमने छोटे छोटे कंट्री देख लिए, ये इंपॉर्टेंट थे कुछ, क्योंकि कहीं कहीं कभी ना कभी इनसे पूछा जा सकता है। जैसे लिंचेस्टीन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही मैंने आपको जो वेटिकन सिटी पढ़ाया दोस्तों, यानी वेटिकन जो पढ़ाया वो दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो विश्व का सबसे छोटा देश है एरिया के हिसाब से, 44 हेक्टेयर में फैला हुआ है दोस्तों। लेकिन इसकी दोस्तों जो इसकी क्या कहते हैं, कह सकते हैं इसकी जो पॉपुलेशन है, ये कई देशों से ज़्यादा यूरोप में, यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जो वेटिकन है ना, एक समय दोस्तों ये था, ये एक रिलीजियस प्लेस आज भी है। जब ये एंसेंट काल में जब हम लोग देखते हैं इसको, जब, ठीक है, या कह सकते हैं 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास को जब हम बात करते हैं वेटिकन यूरोप की, तो वहाँ पर दोस्तों वेटिकन जो था ना, बहुत बड़ा धार्मिक केंद्र था, बहुत बड़ा धार्मिक स्थल था, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ इसका विकास हुआ है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जब यूरोप या कह सकते हैं आप जब पूर्वी यूरोप पे जब अरबों ने यानी मुसलमानों ने जब कब्जा कर लिया, तो जो पूर्वी यूरोप के जो जितने भी विद्वान थे, मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जा रहा हूँ, लेकिन आपको बता दूं, जैसे कि जब आप वो पढ़ेंगे, ठीक है, जब आप पढ़ते हो रोमन साम्राज्य का आपने नाम सुना होगा, रोमन एम्पायर नाम सुना होगा। रोमन एम्पायर बहुत बड़े क्षेत्र में फैला था, अफ्रीका के नॉर्थ में पूरा यूरोप, कुछ मध्य एशिया का एरिया भी कवर किए हुए था, ठीक है। तो इस बहुत बड़े यूरोप में दोस्तों, मतलब बहुत बड़े क्षेत्र में रोमन साम्राज्य फैला हुआ था। लेकिन जब रोमन साम्राज्य का जब विघटन हुआ, और विघटन हुआ कैसे दोस्तों, तो जब क्या हुआ, अरबों की शक्ति बढ़ने लगी, मुसलमानों में जब खलीफा का पद आने लगा, ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, जब मोहम्मद पैगंबर के बाद जब ये खलीफा का पद आने लगा, खलीफा जब वंशानुगत हो गया, तो फिर उन्होंने भी क्या किया, साम्राज्य विस्तार अपना शुरू किया। और इसी क्रम में उन्होंने जो पूर्वी यूरोप रोमन था, रोमन दो हिस्सों में बटा था, पश्चिमी रोमन और पूर्वी रोमन। तो पूर्वी रोमन पर उन्होंने कब्जा कर लिया, और पूर्वी रोमन में बहुत सारे विद्वान रहते थे, है ना, ईसाई धर्म के, बौद्ध धर्म के, बहुत सारे धर्मों के विद्वान रहते थे, यानी ज़्यादातर कह सकते थे, क्योंकि यूरोप की बात कर रहे हैं, रोमन साम्राज्य था और इस समय ईसाई धर्म था। ईसाई धर्म के जो पादरी लोग थे वहाँ पर रहते थे, और वहाँ पे बहुत सारे धर्म ग्रंथ भी की रचना भी की जा रही थी उस समय, ठीक है। तो जब अरबों ने जब उस इलाके में जब कब्जा किया, तो वहाँ के बहुत सारे पादरी और बहुत सारे जो ईसाई धर्म को मानने वाले या जानने वाले लोग कहाँ भागे, तो वो जाकर कहाँ उन्होंने शरण ली, तो वो लोग वेटिकन सिटी में रहे। उन लोगों ने वेटिकन सिटी में जाकर रहे हैं फिर, ठीक है, उन्होंने वेटिकन सिटी, और इसीलिए वेटिकन सिटी वहाँ उस समय से दोस्तों फिर क्या हुआ, वेटिकन सिटी बहुत प्रसिद्ध हो गया। और रीज़न ये भी है ना कि जैसे कि जब हम लोग भारत का जब देखते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा लिंक कर देता हूँ मैं, थोड़ा सा और लिंक कर देता हूँ, और क्यों वो लोग वहीं क्यों गए, वेटिकन सिटी में ही क्यों गए यूरोप के, तो रीज़न ये था दोस्तों ना कि हमारा भारत और यूरोप से व्यापार बहुत पहले से चलता था, ठीक है। तो रीज़न ये था कि जब हमारा सामान था, यूरोप लोग डायरेक्ट खरीदने नहीं आते थे,
हम क्या होता था इनके बीच में मीडिएटर, अरब के लोग जो थे वो मीडिएटर का काम करते थे, यानी अरब व्यापारी, जैसे चलिया है, चटियार है, इनका नाम आप सुनेंगे, चटियार समुदाय और चलिया समुदाय, इनका नाम सुनेंगे आप, ठीक है। तो ये जो समुदाय था, ये समुदाय क्या होता था, भारत से सामान खरीदता था, जो भी यूरोप की डिमांड थी, जो भी यूरोप को भारत की वस्तुओं की जिनकी जरूरत पड़ती थी, तो यूरोप क्या करते थे वो लोग, अरब व्यापारी क्या करते थे, भारत से सामान खरीदते थे और मेडिटेरियन के रास्ते जाते थे इटली, ठीक है। इटली, मेडिटेरियन सी में कौन कौन से थे, तो जैसे वेटिकन, जैसे इटली के लोग हैं, वेनिस के जो लोग हैं, वेनिस और इटली वासी, ये लोग क्या करते थे, ये लोग सामान खरीदते थे, ठीक है। और ये लोग सामान खरीद कर क्या करते थे, पूरे यूरोप में सप्लाई करते थे, यानी अरब लोग भारत से ले जाकर इनको वेनिस और इटली वासी को देते थे, और इटली वासी पूरे भारत में व्यापार, मतलब पूरे अपने यूरोप में सामान भेजते थे। लेकिन फिर क्या हुआ जब, ठीक है, इसीलिए जो वेटिकन है, ठीक है, इसीलिए जो वेटिकन है वो बहुत समृद्ध प्लेस हो गया था, बहुत बड़े बड़े वहाँ पे व्यापारी रहते थे, उन्होंने बहुत सारा धन खर्च किया उस पर, तो इस वजह से वहाँ पर संरक्षण मिला इनको, पादरियों को और सबको, ठीक है, इसलिए वो वहाँ पर भागे। दूसरी चीज़ ये है, फिर बाद में क्या हुआ कि जब उन्होंने तुर्कों ने, जब सॉरी इन्होंने क्या कहते हैं, अरबों ने जब क्या कहते हैं कुस्तुतुनिया पे अधिकार कर लिया, तो अरबों जो उनका व्यापार था यूरोप का वो बाधित हो गया, तो फिर उन्होंने ये क्या हुआ, इधर से फिर वास्को डी गामा आए भारत खोजने वोजने, ये सारी चीज़ें हैं। आप लोग वर्ल्ड हिस्ट्री या जो मॉडर्न हिस्ट्री इसको पढ़ाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप समझ गए कि वेटिकन सिटी का महत्व किस लिए है, तो आप इसको थोड़ा सा मैं, ठीक है, क्योंकि आज समय है, थोड़ा सा मैं नए टॉपिक को नहीं चाहता हूँ शुरू करना, क्योंकि नए टॉपिक शुरू करूँगा तो दोस्तों फिर क्या होगा, ज़्यादा समय लगेगा उसमें, क्योंकि वो पूरा एक ही साथ लिंक करके पढ़ाना पड़ेगा। तो अब तो ये हो गया, लेकिन चलो इसमें थोड़े से छोटी सी चीज़ें हैं, समझ गए ना बात को मेरी, मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको, ठीक है। देखो अब ये शायद हो सकता है कि जो बच्चे नए पहली बार मेरी बात को सुन रहे हो तो उनके समझ में नहीं आया होगा, उनके दिमाग में नहीं घुसा हो, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं, सोचे सर ने कुछ बताया ही नहीं, भूल जाओ, अगर नहीं समझ में आया तो भूल जाओ, उसकी कोई नीड ही नहीं है। यहाँ पर नीड जहाँ पर रहेगी वहाँ पर मैं और अच्छे से आपको डायग्राम बनाकर सिखा दूंगा, ठीक है। लेकिन बस अभी पे मैं थोड़ा सा चाहता था कि आपको अगर पता हो, नहीं पता है, अगर आप समझ पाएंगे तो वेटिकन सिटी के बारे में थोड़ा सा मैंने बता दिया, अदरवाइज भूल जाइए, अगर नहीं आया तो कोई ज़रूरत नहीं है उसकी यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे यूरोप में दोस्तों एक लेक है, एक लेक पढ़ ली यूरोप में, पूरे यूरोप में एक लेक है, उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। और 2 ग्रासलैंड पढ़ लें, उनको भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप डालिए दोस्तों लेक, ठीक है, एक लेक है, ऐसा डालिए, अदर कोई हेडिंग मत डालिए, ऐसे डालिए, एक लेक है दोस्तों, लदोगा लेक, लदोगा लेक, यानी लेक मतलब क्या होता है दोस्तों, लदोगा झील, लादोगा झील, ठीक है, हिंदी में ऐसे लिख देंगे, ठीक है। ये झील कहाँ पर है, सबसे पहली चीज तो ये झील है कहाँ पर, तो दोस्तों ये झील है रूस में, रूस यानी रसिया, ये झील दोस्तों है कहाँ पर, रसिया में, ठीक है, रसिया में यानी रूस, ठीक। सेकंड थिंग दोस्तों, यह यूरोप की सबसे बड़ी झील है, यह यूरोप की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पर है, तो मैं आपको भी दिखा दूंगा, ये सबसे बड़ी झील है, ठीक है, सबसे बड़ी झील है, लिखेंगे इसके बारे में। लदोगा लेक दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि दोस्तों ये यूरोप की सबसे बड़ी झील, और एक ही झील पढ़नी है, बाकी वारेनर झील है, ये क्या कहते हैं स्वीडन वेडन में, वो नहीं पढ़ाएंगे हम कुछ आपको, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है, कभी पूछा नहीं जाता, फर्जी का आपका बैटेज बढ़ेगा। लदोगा लेक याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि यूरोप में ज़्यादा लेक्स है नहीं इंपॉर्टेंट, तो आपको पढ़ना नहीं है। तो लदोगा लेक दोस्तों क्या है दोस्तों, रसिया में है, और है कहाँ पर, ये यूरोप की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, यह यूरोप की सबसे बड़ी झील है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जैसे कि ये आपको फिनलैंड दिख रहा है, आप यहाँ पर देखेंगे यूरोप के जो कंट्री है ऊपर फिनलैंड है, फिनलैंड के देखो जस्ट यहाँ पे देखेंगे फिनलैंड है, फिनलैंड के साउथ ईस्ट में दोस्तों देखेंगे, ठीक है, जहां पर दोस्तों ये रसिया का बॉर्डर टच होता है, वहीं पर आपको लदोगा लेक दिखाई पड़ेगा, ठीक है, लदोगा लेक दिखाई दे जाएगी, ठीक है। तो यूरोप में है दोस्तों ये, और रसिया का पार्ट है दोस्तों ये, और ये यूरोप की सबसे बड़ी झील है। ये हो गया लदोगा लेक के बारे में जान गए, ठीक है। चलिए अब हम दोस्तों 2 ग्रासलैंड है उनके बारे में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि छोटे छोटे हैं तो उनके बारे में जान लेते हैं, लिख लेते हैं, फिर कल से एक बड़ा सा नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट ग्रासलैंड, ठीक है। ग्रासलैंड मतलब क्या होता है दोस्तों, मैं अभी बता रहा हूँ, हिंदी मतलब ग्रासलैंड मतलब होता है घास के मैदान, ठीक है। कई बार मिलान में क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार डायरेक्ट पूछ लिया गया कि स्टेपीज घास का मैदान कहाँ स्थित है, ठीक है, तो आपको याद रखना है, तो ग्रासलैंड, ठीक है, ग्रासलैंड में दोस्तों आप क्या करेंगे, जैसे आपका ये पेज है, ठीक है, मान लीजिए आपका ये पेज है, सुनिए मेरी बात को सुनेंगे आप,
जैसे मान लीजिए आपका ये पेज है, अभी लिखिएगा मत, जैसे मान लीजिए ये आपका पेज है, तो आप यहाँ पर बीच में डालिएगा ग्रासलैंड को, ठीक है, बीच में लिखिए, थोड़ा आधा जगह इधर छोड़ दीजिएगा, आधा इधर। रीजन क्या है तो मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बीच में लिखेंगे नंबर 1 डाल के, ठीक है, बीच में लिखेंगे 2 ग्रासलैंड, मैं किनारे लिख रहा हूँ, अगर आप लोग बीच में लिखें। पहला ग्रासलैंड है दोस्तों स्टेपी ग्रासलैंड, ठीक है, स्टेपी क्या है, स्टेपीज, स्टेपीज, इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे तो ऐसे, स्टेपीज ग्रासलैंड, ग्रासलैंड मतलब समझी गए घास मैदान, ठीक है, ग्रासलैंड। इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, ये है कहाँ पर, तो पहले आपको ये याद रखना कि ये यूक्रेन में है, यूक्रेन में, इसीलिए तो दोस्तों यूक्रेन को दोस्तों बोला जाता है गेहूं की डलिया, यानी राइस ऑफ, नहीं सॉरी, बाउल ऑफ दोस्तों, बाउल ऑफ बीट, यानी जो गेहूं की जो डलिया है दोस्तों उसको बोला जाता है किसको, स्टेपीज को। स्टेपीज ग्रास का लैंड मैदान होने की वजह दोस्तों क्या है, वहाँ बहुत उपजाऊ क्षेत्र है, ठीक है। स्टेपीज घास के मैदान दोस्तों कहाँ मिलेगा आपको, यूक्रेन के, सॉरी यूरोप के, यूक्रेन में, यूरोप जो से पूरा कॉन्टिनेंट है उसके अंदर एक यूक्रेन देश है जहाँ पर अभी रसिया और यूक्रेन को वॉर चल रहा है, वहीं पर स्टेपीज घास का मैदान है और है यूक्रेन में, ठीक है। यह अब इस बार क्यों पूछा जा सकता है, क्योंकि दोस्तों यूक्रेन चर्चा में है, तो यूक्रेन से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके दिमाग में छपी होनी चाहिए, इसलिए मैंने यूक्रेन जब यूरोप में पढ़ाया तो बहुत डिटेल से पढ़ाया, मैंने रुक कर 15-20 मिनट समय लेके पढ़ाया, ठीक है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं आपको यूक्रेन और रसिया जब पढ़ाऊंगा तो फोकस करके पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो देखो करंट के इश्यूज होते थे कहीं ना कहीं से, आपको अब ऐसा लगेगा कि करंट का मुद्दा नहीं दोस्तों, ज्योग्राफी का भी, आप ज्योग्राफी का स्टैटिक भी वही पूछेंगे जो करंट से रिलेटेड रहेगा, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अभी मैं इसको बताने वाला हूं आगे, दूसरा लिखेंगे, बीच में ही लिखेंगे वहीं पर, दूसरा लिखेंगे दोस्तों पोस्ताज, पुस्ताज, पुस्ताज, पुस्ताज। मैं कह रहा हूं आपको ये कभी आप घास का मैदान स्टेपी सुने हो नाम, लेकिन आप कभी इसका नाम नहीं सुनेंगे, पुस्ताज ग्रासलैंड। ये कहां पर है दोस्तों, ये है दोस्तों हंगरी में, कहां पर है दोस्तों, हंगरी, भूखे लोग रहते हैं यहाँ पर, हंगरी, हंगरी, हंगरी की मैंने आपको कैपिटल याद कराई थी, याद है ना, कैसे याद कराई थी आपको याद होना चाहिए, हंगरी मैंने याद कराई थी, उसकी कैपिटल क्या है हंगरी की, बुडापेस्ट। मैंने कहा था बूढ़े लोग जब भूखे होते हैं तो वो क्या करते हैं, बूढ़े लोग चबा, उनके दांत गिर जाते हैं और लोग कुछ भी खाते हैं तो पेस्ट बना के खाते हैं, तो बुडापेस्ट, और कैपिटल देश क्या है तो हंगरी और बुडापेस्ट है, ठीक है, ऐसे मैंने याद कराया था, जब वहाँ देखेंगे तो आपको मिल जाए। इनमें इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों तो ये दोनों देश जो, ये तो हमने जान लिया कि स्टेपीज ग्रासलैंड यूक्रेन में है और पुस्ताज ग्रासलैंड कहाँ पर, हंगरी में। लेकिन दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो ग्रासलैंड है, आपसे जैसे ग्रासलैंड में 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि स्टेपीज ग्रासलैंड है कहाँ पर, तो आप आराम से बता देंगे यूक्रेन में, ठीक है। आपसे पूछेगा पुस्ताज ग्रासलैंड कहाँ पर है, तो आप आराम से बता देंगे हंगरी में। इस तरीके से आपसे पूछेगा दोस्तों प्रेरीज घास का मैदान कहाँ पर है, तो आप बता देंगे आराम से दोस्तों अर्जेंटीना में, ठीक है। इसी तरीके से आपसे पूछेगा वेल्स घास का मैदान दोस्तों कहाँ पर है, तो आप बता देंगे दोस्तों साउथ अफ्रीका में। ये पढ़ाया मैंने, आप पीछे पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा तो मैं वो बताता हूं। आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये जो स्टेपीज घास का मैदान वो किस प्रकार का घास का मैदान है, क्योंकि वर्ल्ड में 2 प्रकार के घास के मैदान पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान यानी ट्रॉपिकल टाइप ग्रासलैंड, दूसरा होता है शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान यानी टेम्परेट टाइप ग्रासलैंड, यानी टेम्परेट टाइप। तो है किस प्रकार की ये दोस्तों, तो ये दोनों जो ग्रासलैंड है ये टेम्परेट टाइप के ग्रासलैंड। अब वो कैसे डिसाइड होता है तो मैं अभी बताने वाला हूं, ठीक है। ये दोनों कैसे ग्रासलैंड है तो अब आपको लिखना है ये टेम्परेट टाइप की ग्रासलैंड है। कैसे दोस्तों, टेम्परेट टाइप ग्रासलैंड, यानी हिंदी वाले क्या लिखेंगे तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है ये, शीतोष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, ठीक है, घास के मैदान दोनों, ठीक है, दोनों। कैसे ये डिसाइड होता है कि कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, कौन उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, तो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन आप पहले ये बात समझ गए ना कि ये जो दोनों ग्रासलैंड मैंने पढ़ा है, जो स्टेपीज एवं पुस्ताज ग्रासलैंड, ये दोनों ही टेम्परेट ग्रासलैंड है। यानी कैसे ग्रासलैंड है दोस्तों, ये ठंडे प्रदेश के घासलैंड। टेम्परेट मतलब क्या होता है, ये टेम्परेट मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ का जितना भी एरिया है, ये 23.5 डिग्री साउथ का जितना भी एरिया है, ये सारे एरिया जो है ना, ये आपको कैसे मिलेंगे, यहाँ पर जितने भी ग्रासलैंड आपको मिलेंगे वो आपको टेम्परेट टाइप के ग्रासलैंड मिलेंगे। कैसे डिसाइड होता है मैं आपको बताता हूँ। तो आप पहले इतनी चीजें लिखी, फिर मैं इसको मिटालता हूँ, ठीक है। तो चलिए
समझ गए ना कि ये कौन से, आपसे यही पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, और ये कठिन क्वेश्चन होगा, आपसे 4 दे देगा दोस्तों, आपको 4 आइलैंड, सुनिए मैं बता दूं क्वेश्चन कैसे देगा। कहेगा ये 4 कोई ग्रासलैंड के नाम दे देगा। वर्ल्ड में कई सारे ग्रासलैंड है, मैंने पढ़ा दिए हैं, 3-4 तो मैंने आपको यूरोप में ही पढ़ा है, सॉरी साउथ अमेरिका में 4 ग्रासलैंड पढ़ा है, 1 आपको मैंने नॉर्थ अमेरिका में पढ़ाया है, और 2-3 मैंने आपको कहाँ पढ़ाए हैं, यहाँ पढ़ाए हैं, क्या कहते हैं, अफ्रीका में। ठीक है, तो बहुत सारे हो गए, ठीक। लेकिन आपसे पूछा क्या जाता है, आपको मान लो 4 ग्रासलैंड दे देगा, ठीक है, 4 ग्रासलैंड दे देगा, और आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन कौन से ग्रासलैंड टेम्परेट टाइप के ग्रासलैंड हैं, या आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन कौन से ग्रासलैंड उष्ण कटिबंधीय या शीतोष्ण या ट्रॉपिकल टाइप के ग्रासलैंड हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से हैं कौन से नहीं। कैसे डिसाइड करते हैं वो देखिए, जैसे कि ये मेरा अर्थ है दोस्तों, दिस इज आवर अर्थ, ठीक है, दिस इज, नहीं आ रहा, नहीं दिख रहा, चलिए 1 सेकेंड, बहुत आराम से सीखेंगे, मैं कह रहा हूं आपको, कोई टेंशन नहीं लेने की बात है। चलिए जैसे कि ये अर्थ है, मैं सब सिखा दूंगा आपको। ओहो, चलिए, और हल्का अंडा बन गया हो, कोई दिक्कत वाली नहीं है, आपको खाली समझना है कि है क्या है, तो अंडा वंडा, ठीक है। तो दोस्तों क्या होता है, अर्थ के बीच में दोस्तों एक लाइन होती है जिसको बोलते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ। यार चलिए ये देखिए, ये क्या होता है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है, ठीक, सॉरी नहीं, 0 डिग्री होती है, 1 सेकेंड, सॉरी 0 डिग्री जिसको क्या बोलते हैं, भूमध्य सागर, ये है ना, भूमध्य सागर रेखा, भूमध्य रेखा, या इसको विषुवत रेखा, या इसको देखो इक्वेटर, जो भी नाम लेना चाहे बोल सकते हैं, ये 0 डिग्री होती है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, मैं जल्दी में कुछ गलत बोल जाता हूँ, सुनिएगा, ठीक है। और यहीं पर एक रेखा होती है दोस्तों जिसका नाम है 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, या जिसको बोलते हैं हिंदी में दोस्तों, इंग्लिश में नाम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा। आप नाम सुनेंगे कर्क रेखा, जो भारत के मध्य से गुजरती है, आप लोग पढ़ते होंगे, ठीक है। यही तरह के इस तरीके से यहाँ पर एक रेखा है दोस्तों, क्या नाम है उसका, थोड़ा सा और ऊपर बनाता हूँ, ये ज़्यादा नीचे बन गया है, ठीक है, थोड़ा सा और यहाँ पर, ठीक है, 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है, ये तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, और इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। तो ये 3 रेखाएं मैंने बनाई, हालांकि और होती हैं, और लैटिट्यूड है, इनको लेटिट्यूड बोलते हैं, लेकिन हम 3 ही के काम है, 3 ही समझेंगे दोस्तों। इसके बीच का जो ये क्षेत्र होता है ना, ये जो क्षेत्र होता है, इसको ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल मतलब क्या होता है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है। ट्रॉपिकल जोन यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। इन कहाँ से 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के बीच का जो एरिया है उसको ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ पर जो क्लाइमेट पाई जाएगी वो कैसी क्लाइमेट होगी, उसको इसके क्षेत्र के हिसाब से उसी का नाम, तो उसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र मतलब जलवायु होगी। और यहाँ पर जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो घास के मैदान मिलेंगे वो कैसे होंगे, तो वो भी उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होंगे। वो भी कैसे होंगे, वो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होंगे। तो यहाँ पर यानी इन 3 रेखाओं के, यानी कह दीजिए 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ के बीच में कोई भी कंट्री है, और उस कंट्री में अगर कोई भी घास का मैदान है, तो वो हमेशा कैसा घास का मैदान होगा, उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान। क्लियरली है, इतनी चीजें आपको याद हो गई होंगी, इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। देन इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ, अब जैसे ये जो ऊपर का एरिया है 23.5 डिग्री नॉर्थ से जो ऊपर का एरिया, और 23.5 डिग्री जो से साउथ का एरिया है, ठीक है, यानी दक्षिण का एरिया, इसके ऊपर का जो क्षेत्र होगा, या इसके ऊपर जो भी घास के मैदान मिलेंगे, या इसके ऊपर जो भी देश मिलेंगे, वो टेम्परेट टाइप के घास क्लाइमेट हो, इसको बोलते हैं टेम्परेट जोन बोलते हैं, ठीक है। इसको कौन सा जोन बोलते हैं, इसको टेम्परेट जोन बोलते हैं, टेम्परेट जोन बोलते हैं, ठीक है, टेम्परेट जोन बोलते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर और यहाँ पर भी यही सेम काम चलेगा, टेम्परेट जोन, ठीक है, सेम चीज यहीं पे। अब यहाँ पर जो भी देश होंगे वो टेम्परेट जोन में होंगे देश, और यहाँ पर जो भी घास के मैदान मिलेंगे वो क्या होंगे, टेम्परेट घास के मैदान। तो इसीलिए और यूरोप आप देखें या नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट आप देखें, तो वो 23.5 डिग्री नॉर्थ के ऊपर है। तो वहां पर यूरोप कॉन्टिनेंट या नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आपको कोई भी घास के मैदान अगर मिलते हैं, तो आप हमेशा याद रखिएगा, आप वो हमेशा उसको टेम्परेट जोन, टेम्परेट टाइप के ग्रासलैंड बना के आएंगे। मैं कह रहा हूं ये चीजें लोग रटते रह जाते हैं कि कौन घास का मैदान टेम्परेट है, कौन ट्रॉपिकल है। क्यों? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं।
उनको ये चाहिए नहीं पता होती कि कैसे हम तय करते हैं, तो वे ऐसे निकालते हैं। और ये चीज़ें क्या हो, अब आराम से आप समझ जाएंगे कि आप समझ जाएंगे कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अगर मध्य में अगर हम घास का मैदान पढ़ रहे हैं तो हमें सीधे से पता है कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट से दोस्तों 3 रेखाएं गुजरती, तीनों लैटिट्यूड गुजरती। इसके नॉर्थ के ऊपर से दोस्तों कौन सी 23.5 डिग्री, 20 से दोस्तों 0 डिग्री, फिर उसके साउथ में दोस्तों कहाँ से, जहां पर दोस्तों आपको नामीबिया और जो ये लीबिया और नामीबिया जो कंट्री आपको दिखेंगे, सॉरी लीबिया नहीं, नामीबिया और दोस्तों क्या जिम्बाब्वे जो क्या कहते हैं, ठीक है, मोजाम्बिक, ये जो कंट्री दिखेंगे, इन कंट्रियों के बीच से दोस्तों क्या होता है, ठीक है, रेखा गुजरती। तो यानी इसके बीच का जितना भी एरिया वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ट्रॉपिकल टाइप का क्लाइमेट, और वहां पर जितने भी घास है। और इसी वजह से दोस्तों साउथ अफ्रीका है तो उसका वो दोस्तों क्या आता है, किसमें आता है, टेम्परेट जोन में आता है। इसी वजह से वहां पर एक घास के मैदान मिलता है वेल्स, जिसको बोलते हैं वेल्स, वो दोस्तों कैसा है, ट्रॉपिकल टाइप का ग्रासलैंड है। ठीक है, मैंने पढ़ाया, आपको मिल जाएगा। तो आप समझ गए आपको कैसे डिसाइड करते हैं कौन ट्रॉपिकल टाइप का ग्रासलैंड और कौन टेम्परेट टाइप का, यानी कौन शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, कौन उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। ठीक है, क्लियरली समझ में आ गई। चलिए हो गई बात, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग यहीं तक रखेंगे आज का, ठीक है, क्योंकि नया टॉपिक शुरू करेंगे, मान लो रिवर पढ़ानी है हमें, तो रिवर या माउंटेन शुरू करेंगे तो दोस्तों बहुत टाइम लगेगा, लगभग 40-45 मिनट की एक अलग से क्लास चाहिए उनके लिए, बहुत ज़्यादा पढ़ना उसमें। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग कल करेंगे। अब हम लोग कल जो इसका यूरोप का जो शुरू करेंगे वो फिजिकल पार्ट शुरू करेंगे। अभी तक ये पॉलिटिकल पार्ट चल रहा था। ठीक है, कल से हम लोग दोस्तों फिजिकल शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। और हाँ, जाने से पहले एक चीज़ आपसे बोल दूंगा, वीडियो को दोस्तों लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइए कैसी लगी क्लास। दूसरी चीज़, और वीडियो को मतलब चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें। ठीक है, दूसरी चीज़, आप वीडियो को अपने दोस्त जो भी आपके जानने वाले हैं उन तक जरूर पहुंचाएं दोस्तों वीडियो को, ताकि और भी लोग देखें और भी लोग जुड़ें, उनको पता चले कि हाँ किस तरीके की यहाँ पढ़ाई होती है। ठीक है बच्चों, तो वीडियो को दोस्तों शेयर भी करते रहा करें। ठीक है, तो चलिए फिर आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी कल मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते, जुड़ने के लिए दोस्तों धन्यवाद, बाय, जय हिंद।